तो क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का। इस पूरे एक वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कंसाइज तरीके से खत्म कर देंगे। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो तब भी इस वीडियो को आप प्रिफर कर सकते हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ जाने वाले हैं। बट अगर आप इसको रिवाइज एक तरह से रिवीजन कर रहे हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। थ्रू आउट द सारे कॉन्सेप्ट्स हम एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स भी देखते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा हमको समझ में आ जाएगा, तो हमें रटना नहीं पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है तो उसको हम ऑटोमेटिकली एग्जाम में लिख पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात में, जो कि है ये इम्पॉर्टेंट, जो हम मेरा हैंड रिटन पीडीएफ है। ये जो पीडीएफ है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। ये जो हमारा पीडीएफ है आप इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाले, वहां पे आप जाओ, उसको पीडीएफ को डाउनलोड करो, आप उसका प्रिंट आउट निकलो या जैसे करो, वो नोट्स आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे रहा हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये होता क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस होते हैं किस चीज के? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के। यानी कि जो मैनेजर हमारा डिसीजन बनाता है वो किस बेसिस पे बनाएगा, किस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाएगा, ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं। दे आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, यानी कि जो हमारे प्योर साइंस होती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो साइंस है उसकी तरह ये रिजिड नहीं होते हैं। Since they deal with human behavior, they are flexible and can be modified by managers according to the specific situations. ये जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ये ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मतलब ह्यूमन बिहेवियर पे लगाए जाते हैं प्रिंसिपल्स, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इनको एक मैनेजर मॉडिफाई कर सकता है अपने सिचुएशन के हिसाब से। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या क्या नेचर होने वाले, इसमें से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें से जितने भी हैं आप कोई 5 भी लिख दोगे आपको इनफ हो जाने वाला है। सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये हमारी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप प्राइवेट हो, पब्लिक हो या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आप जैसे भी हो, आपकी जितनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है सब में हमारे प्रिंसिपल्स लग जाते हैं। वेदर बिजनेस इज वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस, लार्ज और स्मॉल, वही बात कह रहे हैं। दूसरा ये हमारे जनरल गाइडलाइंस होते हैं। दे डोंट ऑफर रेडीमेड और सिंपल सोल्यूशन टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि ये आपको कोई प्रॉब्लम का ऐसे सोल्यूशन नहीं दे देंगे। मान लो आपको सेल्स बढ़ानी है तो उसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में इन्हें लिखा है तो हाउ टू इंक्रीज सेल्स, तो आपको ये फॉर्मूला करना है, नहीं। उसमें गाइडलाइंस दिया हुआ है, उसमें आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप खुद ब खुद फाइंड कर लोगे। थर्ड हमारा आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इनको प्रैक्टिस के द्वारा एंड इसको एक्सपेरिमेंट कर करके बनाया गया है। दे आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, यानी कि मैनेजर्स के जो एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपेरिमेंटेशन और जो कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे इसको बनाया गया है। फोर्थ वन इज ये हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं। दे कैन बी मॉडिफाइड एंड अडेप्टेड बाय द मैनेजर्स एज द सिचुएशन डिमांड्स, यानी कि जैसे भी हमारी सिचुएशन रहेगी हमारे जो मैनेजर हैं वो इनको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर अडेप्ट कर सकते हैं जैसे भी वो चाहते हैं, जैसे भी सिचुएशन होगी, यानी कि जिस प्रकार सिचुएशन वैसे आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो, वैसे आप इन प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करो। फिफ्थ वन इज हमारा होगा मेनली बिहेवियरल। ये क्या होता है? दे आर इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि अगर आप इनको इम्प्लाई करते हो तो इसमें कुछ ना कुछ आपको बिहेवियर दिखेगा। और ये जो इनका जो इंटेंशन होता है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनका इंटेंशन होता है ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। आप मैनेजमेंट किन लोग का कर रहे हो? मैनेजमेंट लोगों का कर रहे हो, रिसोर्सेज का कर रहे हो, तो आपके मैनेजमेंट में लोग आते हैं। मैनेजर क्या एक पर्सन है, किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं या फिर किसी एक रोबोट का नाम नहीं, मैनेजर हमारा एक पर्सन है। तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है जिससे वो इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ होगा
तो उसके इफेक्ट कुछ ना कुछ निकलने वाले हैं। तो ऐसे होगा विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि इससे क्या होता है हमारे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती है। लास्ट वन इज ये हमारा कंटिजेंट होता है, यानी कि देयर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कि हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई तभी करते हैं जब हमारी कुछ सिचुएशन फुलफिल हो जाती है। अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है कि किसी इवेंट के हैपनिंग पे हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो उसी तरीके से प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी कंटिजेंट होते हैं, किसी चीज के होने की वजह से कुछ हुआ है तभी हमारे प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आप यहाँ तक भी इस वीडियो में टिके हुए हैं तो लाइक कर देना, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तभी आप यहाँ तक उसको देख रहे हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, कहीं पर भी थ्रू आउट द वीडियो कुछ भी डाउट आता है टाइम स्टैम्प डालो कि इतने मिनट पे मेरा ये डाउट है, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगा। सिग्निफिकेंस क्या होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का? तो सबसे पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर। देखो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आ गया या फिर नेचर आ गया तो आपको केवल 5 पॉइंट लिखने होंगे। जैसा भी एग्जाम्पल मतलब जितने मार्क्स मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 5 पॉइंट लिखने होंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखने होंगे। तो ऐसे एक्स्ट्रा लिखने से फालतू मेहनत करने से कोई नहीं। हाँ एग्जाम्पल आप उसके नीचे लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोवाइडिंग मैनेजर with useful insights into reality. The the principles help managers learn from past mistakes and handle situation effectively. ये principles क्या करते हैं? मैनेजर्स को अपनी past mistakes से लर्न करने का मौका देते हैं एंड वो जो मिस्टेक पिछले पीछे हो सकती है उनसे सीखे और आगे उनको जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंगली वो अप्लाई करें। Optimum utilization of resources and effective administration. By following the principles, manager can make better use of resources, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के द्वारा जो हमारे मैनेजर्स है वो बेटर यूज कर सकते हैं किसी रिसोर्स का, यानी कि कहीं पे अगर वो फालतू इस्तेमाल हो रहा है तो वो नहीं हो पाएगा। ensuring maximum output with minimum cost, यानी कि कम से कम पैसा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट जनरेट हो पाए। Third one is scientific decisions. The principles help managers make logical and justifiable decision based on the fact rather than personal bias. यानी कि यहाँ पे मैनेजर्स की अपनी खुन्नस नहीं निकाल सकते, यानी कि पर्सनल बायस यहाँ पे नहीं रहेगी। यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा वो लॉजिकल होगा और वो जस्टिफाइबल डिसीजन होगा कि मैंने इस प्रिंसिपल या इस गाइडलाइन के बेसिस पे ये डिसीजन लिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। द प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अडेप्टेड टू द डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो 5 हमारे इन्वायरमेंट होते हैं, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता होगा बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, उसमें होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो हमारा होता है। वहाँ पे वो इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो अगर कुछ भी चेंज आ रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट में तो प्रिंसिपल्स हमारे उसको अडेप्ट कर लेंगे, यानी कि उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे, उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। Fulfilling social responsibility, the principles guide managers to consider the interest of various stakeholders like employees and the public, यानी कि जो गाइडलाइंस है हमारी वो प्रिंसिपल जो है हमारे मैनेजर्स को ये गाइड करते हैं कि वो कंसीडर करें इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट? हमारे स्टेक होल्डर्स का, जैसे कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो पब्लिक है, उनका जो इंटरेस्ट है कंपनी में वो बना रहे, उसको ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लिया जाए। ऐसा कोई डिसीजन ना ले जिससे कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं या जो एम्प्लॉय या जो पब्लिक है वो हमसे नाराज हो जाए। लास्ट वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। द प्रिंसिपल सर्व एज द फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट थ्योरी, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे मैनेजमेंट थ्योरी का एक फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यानी कि एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं जिसपे आप ट्रेनिंग कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। तो ये तो हम हो गया हमारा बेसिक्स। अब हम आने वाले हमारा कुछ हैवी चीजों पे, जिसका अब हमारा मैं कहूंगा कि रियल चैप्टर अब शुरू हुआ है। अभी तक तो नेचर, सिग्निफिकेंस, इंट्रोडक्शन ये सब पढ़े थे, अब हमारी असली मजा आएगा। सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल्स आते हैं मैनेजमेंट के फ्यूल्स। फ्यूल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो पहले फ्यूल कौन थे उनके बारे में जान लेते। तो उनका नाम था हेनरी फ्यूल, जिनको जाना जाता था फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से। अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो पूछ सकता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट सॉरी, तो हमारा वो फ्यूल हो गए। ही उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए? तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे ऑन द बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एज मैनेजर। जो वो जब वो मैनेजर थे तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। 14 को हिंदी में आप नहीं बोलेंगे, बहुत गंदा साउंड करेगा।
These principles provide a framework for organizing and managing an organization. ये जो principles होते हैं ये आपको क्या देते हैं, एक framework देते हैं organizing का, यानी कि आप कैसे चीजों को organize करोगे और एक organization को कैसे manage करोगे उसके बारे में ये बताते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। तो जो वर्क डिवीजन ऑफ वर्क हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। जो हमारा काम है, जो भी हमारा टास्क है, जो काम है वो हमारे स्मॉल टास्क में डिवाइडेड होना चाहिए। और जो हर एम्प्लॉय है, ईच एम्प्लॉय शुड बी असाइंड टू अ स्पेसिफिक टास्क। हर एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक टास्क देना चाहिए और वो जो टास्क उस एम्प्लॉय को मिल रहा है वो अकॉर्डिंग होना चाहिए उसकी स्किल के और उसके स्पेशलाइजेशन में, यानी कि जो एम्प्लॉय जिस भी चीज़ में स्किल्ड है, जिस भी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, उसको उसी से रिलेटेड टास्क देना चाहिए। दिस लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इससे हमारी जो एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वन वर्कर इंस्टॉल इंजन, अनदर फिट्स द डोर, अनदर हैंडल्स द वायरिंग। दिस स्पेशलाइजेशन मेक्स ईच वर्कर एन एक्सपर्ट एट द टास्क। यानी कि हर एक पर्सन को जो इसमें जो स्पेशल है वो उसको दे दिया गया है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है। सेकेंड वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या कहता है, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। यानी जो अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, ऐसा राइट जो ऑर्डर देने का, मतलब राइट टू गिव ऑर्डर्स होता है हमारा। वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइंड जॉब। अथॉरिटी में आप क्या करते हो, किसी को ऑर्डर देते हो कि भाई आप जाके ये काम करो, आपको वो काम करना होगा, आपको ये असेंबल करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जो भी काम आप कर रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइंड जॉब, यानी कि जो भी आपको काम मिला हुआ है, अथॉरिटी में आप काम दे रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी आपको काम मिला है आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो काम पूरा करना होगा। ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइंड जॉब। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर से चलनी चाहिए, हाथों हाथ होनी चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू, यानी कि इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए आप ज्यादा काम दे दे रहे हो बट काम कंप्लीट नहीं हो रहा, या फिर काम पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है आप दे ही नहीं पा रहे हो। तो दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज इट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन। अगर ज्यादा होगा काम तो फ्रस्ट्रेशन होगी। अ मैनेजर इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट विद इन अ मंथ, यानी कि एक महीने में उसको काम खत्म करना था। दे मस्ट ऑल्सो बी गिवन द अथॉरिटी टू हायर एंड फायर एम्प्लॉयज एंड एलोकेट रिसोर्सेज। यानी कि अगर आप किसी मैनेजर को टास्क दे रहे हो कि भैया एक महीने में इतना हमको काम करना है, तो उसको ये भी ताकत दो कि वो कोई किसी भी एम्प्लॉय को ला सके, किसी भी एम्प्लॉय को फायर कर सकते, और उसके पास एक्सेस होना चाहिए रिसोर्सेज का, तभी वो अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। थर्ड वन इज हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या कहता है, डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उसको आप फॉलो करो, और जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो भी आपकी कंडीशंस दी हुई है उसको आपको फॉलो करना होगा। इट रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स और एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स। यानी कि ये हर लेवल पे सुपीरियर होता है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए हमारे। द जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज, यानी कि जो पेनाल्टीज है वो भी अच्छे से लगनी चाहिए, अगर कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है तभी आप डिसिप्लिन रह पाओगे। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय मस्ट बी पंक्चुअल एंड अधेयर टू कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि एम्प्लॉयज को पंक्चुअल होना चाहिए, समय पे काम पूरा करो, समय पे आओ, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारी कंपनी का उसको फॉलो करना चाहिए। फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। दिस प्रिवेंट्स कंफ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट। यानी कि अगर कोई वर्कर है, एक एम्प्लॉय है, तो उसका केवल एक ही बॉस होना चाहिए, उसी से वो काम लेगा और उसी को जो रिजल्ट है वो देगा। उसके 10 बॉस होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और इससे क्या होगा, कंफ्लिक्ट भी हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है हमारा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम द मार्केटिंग मैनेजर नॉट द सेल्स मैनेजर। Fifth one is unity of direction. All activities with the same objective must be directed by one manager using one plan. This ensure coordination and focus on common goal. यानी कि इसको आप एग्जाम्पल समझेंगे, marketing and advertisement departments whose common goal is to increase product sales should work under a single plan devised by a single manager। यानी कि इसमें क्या कह रही है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जितनी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, मतलब ऐसी मल्टीपल तीन दो एक से दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, वो एक ही मैनेजर के द्वारा डायरेक्ट होनी चाहिए
और उनका एक ही प्लान बनना चाहिए। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा और कॉमन गोल पे फोकस रहेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। सिक्स्थ वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या है, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर इंटरेस्ट ऑफ एनी सिंगल एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, किसी एक एम्प्लॉय या फिर किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है उसको पीछे रख के जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, वो हमारा पहले होना चाहिए, यानी कि प्रीसीडेंस होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एन एम्प्लॉय यूजिंग कंपनी रिसोर्सेज फॉर पर्सनल यूज, यानी कि जो कोई एम्प्लॉय मान लो किसी रिसोर्स को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सेवेंथ हमारा क्या है, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का जो रेम्युनरेशन है, द पेमेंट एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर, यानी कि जो पैसा आप दे रहे हो, सैलरी या वेजेस दे रहे हो, वो फेयर होना चाहिए। बोथ एम्प्लॉयज एंड कंपनी, यानी कि एम्प्लॉय के लिए भी फेयर हो, वो कंपनी के लिए भी फेयर हो। It it should provide a reasonable standard of living for the employees while being within the company's paying capacity, यानी कि वो एम्प्लॉय के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मैच करे और जो कंपनी का पेइंग कैपेसिटी है उसके भी अंडर होना चाहिए। एग्जाम्पल, an organization offers a competitive salary bonus and incentives to motivate its employee and ensure their satisfaction। एर्थ हमारा क्या कहता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिफर्स टू द कंसेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल, वाइल डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल। यानी कि सेंट्रलाइजेशन यानी कि आप सारी जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि राइट टू गिव ऑर्डर्स, तो जो अथॉरिटी है सारी अथॉरिटी को टॉप लेवल वालों को आप दे दे रहे हो। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो सारी अथॉरिटी है उसको उसको आप सारे लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द टू, यानी कि सारी अथॉरिटी ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और सारी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होनी चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितना भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, स्मॉल कंपनी माइट बी हाईली सेंट्रलाइज्ड विद द ओनर मेकिंग ऑल मेजर डिसीजंस, while large corporation might be decentralized decision making to departmental health, यानी कि छोटी कंपनी है तो अब उसमें जो एक मालिक है वही डिसीजन लेगा, बट लेकिन अगर जैसे बड़ी कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस, तो वहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, हर डिसीजन अंबानी या फिर जो टाटा है वो नहीं लेने जाएंगे। यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं जिनका जो सेकेंडरी लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, सेकेंड लेवल मैनेजमेंट, वो सब देखते हैं और बाकी रिपोर्ट कर देते हैं टॉप लेवल वालों को। नाइन्थ हमारा क्या कहता है, स्केलर चेन। दिस इज अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट रन्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक, यानी कि हमारी फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है जो कि हमारी हाईएस्ट रैंक से लोवेस्ट रैंक तक आती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के। ऑल कम्युनिकेशन मस्ट फ्लो इन दिस चेन, यानी कि जो जितनी भी कम्युनिकेशन है वो ऐसी चेन में होनी चाहिए, यानी कि टॉप लेवल से फिर मिडिल लेवल फिर उसके बाद जो थर्ड लेवल मैनेजमेंट है, ऐसे होना चाहिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो इस तरीके से जाएगी, यानी कि पहले इनसे यहाँ पे जाएगा, फिर जो मिडिल लेवल वाले हैं वो टॉप लेवल वालों को देंगे, और टॉप लेवल वालों को कोई भी कम्युनिकेट करना है तो पहले मिडिल लेवल वालों के पास आएगा, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल वालों को देंगे। However, a gangplank can be used for direct communication between employees at the same level in case of an emergency as exception, यानी कि गैंग प्लैंक क्या होता है कि मान लो ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल वाले हैं, ये थर्ड लेवल वाले हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आप एक ही लेवल पे जो है उनको आप एम्प्लॉय से बात कर सकते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट के। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल एम्प्लॉय ए है डिपार्टमेंट एक्स का और उसको कम्युनिकेट करना चाहता है विद एम्प्लॉय जी जो कि डिपार्टमेंट वाई में है। तो जो कम्युनिकेशन है वो आइडियली फ्लो होना चाहिए, ए से बी को जाना चाहिए, फिर बी हमारा सी को देगा जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक्स है। डी जो कि हमारे जनरल मैनेजर है, फिर जो डी जो है जनरल मैनेजर वो डिपार्टमेंट ऑफ वाई को देगा, हेड ऑफ जो है हमारे ई को, फिर ई हमारे एफ को देंगे, एफ हमारे जी को आएगा। तो जो गैंग प्लैंक होता है वो अलाउज करता है ए को डायरेक्टली कम्युनिकेट करने को जी के लिए, अगर कोई जनरल अर्जेंट सिचुएशन आती है तब जनरली ऐसा नहीं होगा। टेंथ हमारा ऑर्डर क्या कहता है, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी पर्सन एंड एवरीथिंग, यानी कि हर एक चीज, हर एक पर्सन का और हर एक चीज का एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए।
दिस प्रिंसिपल ensures the proper and systematic arrangement of resources and people leading to increased efficiency, यानी कि कोई सामान या फिर कोई लोग उसके प्रॉपर जगह पे जहाँ पे वो होने चाहिए वो वहाँ पे होने चाहिए। फालतू का कोई सामान कहीं दूर रखा हो या फिर कहीं और रखा हो, कोई पर्सन जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं लगा हुआ, इससे क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको ऑर्डर जो प्रिंसिपल है उसको आपको फॉलो करना होगा। एग्जाम्पल, इन अ फैक्ट्री टूल्स आर केप्ट इन अ डेजिग्नेटेड लोकेशन, यानी कि फैक्ट्री में जो सामान होते हैं, टूल्स होते हैं, वो एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड जगह पे होते हैं। ऑफिस में जो फाइल्स होती है वो प्रॉपरली अरेंज्ड होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयज हैं वो एलोकेटेड होने चाहिए उनके वर्क स्पेस पे। 11 हमारा क्या कहता है, इक्विटी के बारे में। ये इक्विटी हमारा वो कॉमर्स वाला इक्विटी नहीं है कि स्टेक होल्डर शेयर होल्डर, यहाँ पे इक्विटी, यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है। एक मैनेजर को ट्रीट करना चाहिए सारे एम्प्लॉयज को फेयरली एंड विद जस्टिस। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, कास्ट और नेशनैलिटी, यानी कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी भी बेसिस पे। दिस क्रिएट्स अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट एंड बिल्ड्स लॉयल्टी, इससे क्या होता है, आप लॉयल्टी बनाते हो और एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, टू एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग द सेम वर्क विद द सेम एफिशिएंसी शुड बी गिवन सेम सैलरी रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, यानी कि अगर दो एम्प्लॉय हैं वो सेम काम कर रहे हैं सेम तरीके से और उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी सेम आ रहा है, तो उनको सेम सैलरी भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा क्वालिफाइड है, कोई कम डिग्री है किसी के पास तो उसको उसके हिसाब से सैलरी दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12th हमारा आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ये क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका एक सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय टर्नओवर इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड इंक्रीजेस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके पास एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर आप बार बार एम्प्लॉय को हायर करोगे फिर उसके बाद एम्प्लॉय को चेंज करके फायर कर दोगे तो इससे क्या होगा, जो हमारी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाने वाली है। एग्जाम्पल, अ कंपनी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट टू रिटेन इट्स एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज, यानी कि आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दो या सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट दे दो जिससे कि आपके जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है वो ना जाए। 13 हमारा कहता है इनिशिएटिव। ये क्या कहता है, एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि एम्प्लॉयज को इतना आप कंफर्टेबल रखो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि वो इनिशिएटिव लें और कुछ सजेशन दें कि हम अपनी कंपनी में, हम अपने प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं ये सब वो बता पाए। इससे क्या होगा, जो मैनेजर है वो शुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एम्प्लॉयज टू पुट फोर्थ एट देयर आइडियाज एंड गेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि मैं इसके लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए, एक उनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयज आगे बढ़ के आए और अपने आइडियाज को पिच करें। एग्जाम्पल, employees suggest a new process of to reduce waste in the production line, the management implements it and rewards the employee, यानी कि कोई एम्प्लॉय मान लो कहता है कि मैं एक ऐसा प्रोसेस बता रहा हूँ जहाँ पे वेस्टेज हमारा कम होगा, तो मैनेजमेंट को उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो एम्प्लॉय सजेशन दिया उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो और एम्प्लॉयज है जिनके मन में आइडिया आ रहा है वो एनकरेज होंगे और वो आगे आके और आइडियाज देंगे। अब लास्ट वाला हमारा आता है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि 14th है हमारा एस्पिरिट द कॉर्प्स। ये क्या कहता है कि द प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस द नीड फॉर टीम वर्क एंड हार्मनी। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारा टीम वर्क होना चाहिए, हमारे बीच हार्मनी होनी चाहिए। इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, ये क्या कहता है, हमारा सेंस ऑफ यूनिटी बनाता है। ट्रस्ट हमारे एक दूसरे के बीच में करता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे एम्प्लॉयज के बीच में। एक मैनेजर को रिप्लेस करना चाहिए आई विद वी टू फॉस्टर अ टीम स्पिरिट, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना सेल्स टारगेट किया, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, बल्कि ये होना चाहिए कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया, हमने इतना सेल्स टारगेट को कंप्लीट किया। इससे क्या होगा, एक एकता वाली भावना आती है। एग्जाम्पल, अ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, यानी कि मैनेजमेंट एक मैनेजर ऑर्गेनाइज कर रहा है टीम बिल्डिंग एक्टिविटी को और सेलिब्रेट करता है टीम अचीवमेंट को, जिससे कि उनका जो बॉन्ड है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। तो ये तो हो गए हमारे फ्यूल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर आ रहा है। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आधा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट हमारा आता है जो कि हमारा टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर्स का फुल नाम था हमारा एफ डब्ल्यू टेलर, जो कि हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट होते थे। वो जनरल मैनेजमेंट के थे, ये हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो टेलर का आप नाम लिखोगे, फ्यूल्स को मैं लिख के चले आना।
Focusing on improving industrial efficiency and productivity at shop floor level, he introduced scientific approach to management. यानी कि इन्होंने scientific approach पिच किया था। इनके कोई 14 प्रिंसिपल्स नहीं, इनके केवल 4 प्रिंसिपल्स हैं, बट इनके टेक्निक्स हैं। आपको फ्यूल्स में 14 प्रिंसिपल्स थे बट कोई टेक्निक्स नहीं थी, प्रिंसिपल पढ़ लो बस उतना था। इसमें क्या है, आपको 4 प्रिंसिपल्स भी मिलेंगे, उसके बाद आपको कुछ टेक्निक्स भी दी हुई हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो वो क्या चीजें हैं, चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल्स हमारे क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सबसे पहला आता है हमारा जो साइंस है, वो हमारा रूल ऑफ थंब नहीं है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एडवोकेट्स दैट एवरी जॉब शुड बी बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी, नॉट ऑन मैनेजर्स इंस्टीट्यूशन और ट्रायल और एरर मेथड। यानी कि हर एक जो काम है यहाँ पे, जॉब से मतलब है कोई काम या फिर कोई टास्क, हर एक कोई काम है वो बेस्ड होना चाहिए साइंटिफिक और सिस्टमेटाइज्ड स्टडी के। यानी कि अच्छे से आप समझ लो, अच्छे से आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से उस काम को करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर का मन किया कि हमें ऐसा करना चाहिए तो कर लिए, या फिर चलो ऐसा करके देखते हैं, अगर काम हुआ तो हुआ, नहीं तो चेंज कर दिया जाएगा। तो वो ट्रायल एरर मेथड या फिर आप इंट्यूशन के बेसिस पे आप नहीं कर सकते हो। वो साइंटिफिक होना चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, इंस्टेड ऑफ मैनेजर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन गेस वर्क, a scientific study would determine the standard time and motion required for the task। यानी कि कोई मैनेजर कह रहा है कि हमारे एक महीने में 1000 यूनिट बननी चाहिए, तो वो अंधा चुक्का नहीं मानना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है, हमारे पूरे महीने में कितनी देर फैक्ट्री चलती है, एक वर्कर कितना प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये जो सारे डेटा है इसको एनालाइज करके तब आपको बताना चाहिए कि एक सेल टारगेट हमारा महीने का कितना होना चाहिए। ऐसे अंधा या गैस नहीं कर सकते आप। सेकेंड है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये क्या कहता है, देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी एंड कॉपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। यानी कि जो हमारा वर्कर है और उनके जो मैनेजमेंट है वहां पे हार्मनी होनी चाहिए और एक कॉपरेशन होना चाहिए। दे शुड रियलाइज दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उनको ये जानना चाहिए जो हमारा मैनेजमेंट और जो वर्कर है वो इंटरडिपेंडेंट है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वर्कर को कौन ऑर्डर देगा कि आपको क्या करना है, कौन स्ट्रेटेजी बनाएगा। अगर वर्कर ही नहीं होंगे तो वो स्ट्रेटेजी बना के जो मैनेजमेंट है वो क्या कर लेगा, क्या कर मतलब मैनेजमेंट पॉलिसी स्ट्रेटेजी बना के किसको ऑर्डर देगा अगर वर्कर नहीं होंगे। तो इसी वजह से सब इंटरडिपेंडेंट है। टेलर कहते हैं कि इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन विच इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर टुवर्ड्स ईच अदर। यानी कि इन्होंने टेलर ने एक कॉन्सेप्ट बताया था मेंटल रेवोल्यूशन का, जिसने चेंज कर दिया मेंटल एटीट्यूड को। यानी कि एक एटीट्यूड मैनेजर और वर्कर के बीच का चेंज हो गया। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वर्कर्स फेस अ प्रॉब्लम दे शुड डिस्कस इट विद मैनेजमेंट। यानी कि अगर वर्कर कोई दिक्कत हो रही तो मैनेजमेंट को बताए। द मैनेजमेंट शुड लिसन टू देयर सजेशन rather than giving a confrontational रिलेशनशिप। यानी कि यहाँ पे अगर कोई वर्कर कह रहा है कि मुझे किसी चीज़ से दिक्कत हो रहा है तो मैनेजमेंट को उसको सजेशन की तरह लेनी चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उस चीज़ को हटाना चाहिए जिससे और अगर को दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है देख लेंगे, ऐसा है वैसा है, ये सब नहीं होना चाहिए। थर्ड वन हमारा आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल था उसका एक एक्सटेंशन है। इट एम्फसाइजेस म्यूचुअल कॉपरेशन एंड गुडविल बिटवीन एम्प्लॉयज एंड बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। ये क्या कहता है कि एक म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल कॉपरेशन और गुडविल को बढ़ावा देता है ये वाला प्रिंसिपल, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कंपटीशन शुड बी प्लेस्ड बाय कॉपरेशन। यानी कि रिप्लेस्ड सॉरी, जो कंपटीशन है बिटवीन एम्प्लॉयज या फिर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, वो रिप्लेस होना चाहिए कॉपरेशन का। एग्जाम्पल समझते हैं, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इंडिविजुअली टू मैक्सिमाइज देयर ओन आउटपुट, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स शुड कोऑपरेट टू अचीव अ टीम टारगेट। यानी कि मान लो प्रोडक्शन टीम है उसमें 10 लोग हैं, तो 10 लोग सोच रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर दूंगा तो मुझे बोनस मिल जाएगा, और कोई सोच रहा है मैं 100 यूनिट बना लूँ, कोई कह रहा है मैं ज़्यादा नहीं 50 ही बनाऊंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं। आपको 10 लोग हैं, प्रोडक्शन टीम है, साथ में मिल करके आप जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल दिया है उसको अचीव करो 100 यूनिट को बनाने का, आपको वो करना चाहिए rather देन इंडिविजुअल, आपको टीम एफर्ट देना चाहिए। द मैनेजर शुड कंसिडर एम्प्लॉयज सजेशन व्हेन मेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजन। और जो मैनेजर है
उसको एम्प्लॉय का सजेशन लेना चाहिए अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन वो बना रहा है। लास्ट हमारा क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर बिलीव करते थे एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो डिपेंड करता है हमारे स्किल और कैपेबिलिटी और ऑफ एम्प्लॉयज के, यानी कि हमारा एम्प्लॉय कितना स्किल्ड है और उसकी कितनी कैपेसिटी है, वही चीज हमारा बताएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी एफिशिएंट है। देयरफॉर एम्प्लॉय शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, एम्प्लॉय साइंटिफिकली सेलेक्ट हो और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग टू रीच मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसका एग्जांपल क्या है, अ कंपनी हायर एम्प्लॉय बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि आप टेस्ट करवा रहे हो, आप इंटरव्यू करवा रहे हो, देन उनको प्रोवाइड करो रेगुलर ट्रेनिंग टू एनहांस देयर स्किल एंड परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज हो जाने वाली है। तो ये तो हो गया हमारे प्रिंसिपल्स। बट अब जो हमारे टेलर भैया थे उन्होंने कुछ टेक्निक्स दी थी जिसको आपको फॉलो करनी होगी प्रिंसिपल के साथ। सबसे पहला आता है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। ये टेक्निक सेपरेट करता है हमारा प्लानिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन को। टेलर ने सजेस्ट किया एक एक्सपर्ट फॉर ईच फंक्शन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, यानी कि हर एक काम के लिए एक एक्सपर्ट होना चाहिए। प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, यानी कि प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन आता है, रूट क्लर्क आते हैं। रूट क्लर्क क्या करता है, ये आपको स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपको प्रोडक्शन किस रास्ते से होकर करना है वो आपको बताएगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या करता है, आपको इशू करता है इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये बताएगा आपको टाइम और कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेगा। डिसिप्लिनरी, ये आपको करेगा कि इंश्योर करेगा कि आपकी जो एम्प्लॉयज हैं वो डिसिप्लिन में रहें। प्रोडक्शन इंचार्ज हमारा क्या करता है, प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन चार लोग आते हैं, सबसे पहला आता है हमारा स्पीड बॉस, ये इंश्योर करेगा कि काम जो है वो समय पे पूरा हो जाए। गैंग बॉस हमारा क्या करता है, वो कीप्स मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क, यानी कि जो हमारे टूल्स और मशीन है वो काम के लिए तुरंत रेडी रहें। रिपेयर बॉस को क्या है कि जो मशीन है हमारी वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा इंस्पेक्टर है वो हमारा चेक्स द क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी कि जो काम हो चुका है अब उसको किस वो जो क्वालिटी है वो मेंटेन हुई है कि नहीं उसको वो इंस्पेक्ट करता है। सेकंड हमारा आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन हमारा क्या होता है, setting standards for every business activity like tools, raw materials, machines, methods to ensure uniformity and equality, यानी कि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कैसे कर रहे हो वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि जो लेस का पैकेट है, अगर आप लेस टोमेटो फ्लेवर ले रहे हो तो अगर आप उत्तर प्रदेश में उसको खरीदो और या फिर आप बेंगलोर में जाके उसको खरीदो, जो टेस्ट है वो आपका सेम होना चाहिए। अगर वो टेस्ट सेम है तो वो क्या दर्शाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी कि उसको बनाने का जो तरीका है वो यूनिफॉर्म है, वो सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस या फिर कोई भी चेंज डिस्टिंक्शन नहीं है। सिंप्लीफिकेशन क्या करता है कि एलिमिनेट करो अननेसेसरी टाइप साइजेस एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, यानी कि ऐसा सामान ऐसा प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो या बना रहे हो जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, उसको हटा दो। जिससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी और जो एफिशिएंसी है वो आपकी बढ़ जाएगी। सेकंड थर्ड हमारा आता है मेथड स्टडी। ये क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है फाइंड द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, यानी कि एक काम को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे बढ़िया मेथड क्या है, ये मेथड स्टडी वो बताता है। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेरियस मेथड्स, यानी कि इसमें कई तरीके के मेथड्स को हम इस एक्सपेरिमेंट करेंगे, पढ़ेंगे। ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क टू डिटरमाइन मोस्ट एफिशिएंट मेथड, यानी कि चार पांच तरीके हमने लिए, उसको स्टडी किया कि किससे सबसे कम समय लग रहा है, जिससे सबसे कम समय या जो कि सबसे बेस्ट है उसको हम अपना इम्प्लीमेंट कर देंगे। एग्जाम्पल, मैनेजर ऑब्जर्व करता है डिफरेंट मेथड्स को जो कि वर्कर्स के द्वारा किए जाते हैं टू असेंबल अ प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई मोस्ट एफिशिएंट वन। फोर्थ हमारा आता है मोशन स्टडी। ये क्या कहता है, इसमें इन्वॉल्व होता है डिटेल्ड स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि इसमें आप मूवमेंट्स को स्टडी करो, कैसे मूवमेंट, जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, लिफ्टिंग, यानी कि एक जो लेबर है वो कितना चल रहा है, कितना देर बैठ रहा है, कितना देर रेस्ट कर रहा है, आपको ये सब स्टडी करना होगा वर्कर का जो कि हमारे टास्क को परफॉर्म कर रहा है, जिसका एम होता है टू एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड डिजाइन द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ जॉब। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँ, जैसे मान लो आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अगर किसी वर्कर को टॉयलेट आता है तो वो टॉयलेट मान लो बहुत ज्यादा दूर बना हुआ है, एकदम लास्ट में जाके बना, तो उससे क्या हुआ, 10 मिनट जाना 10 मिनट आना, आपका 20 मिनट बर्बाद गया।
बट वहीं पे अगर पास में टॉयलेट होगा, वर्कर जाएगा तुरंत करके चला गया, इससे क्या हुआ, आपका टाइम बच गया और वही जो वर्कर है वही टाइम को अपना प्रोडक्शन में लगा पाएगा। तो ये क्या हुआ, हमारा एक मोशन स्टडी का एक एग्जाम्पल हो जाता है। टाइम स्टडी क्या कहता है, time study this technique determines the standard time required to perform a well defined job, यानी कि एक well defined job यानी कि एक काम को करने के लिए, मान लो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना समय लगना चाहिए, टाइम स्टडी वो बताएगा। इट हेल्प्स फिक्सिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, फ्रेमिंग द इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइनिंग लेबर कॉस्ट। ये क्या करता है, नंबर ऑफ वर्कर्स को फिक्स करने में, कितने वर्कर्स चाहिए उसको फिक्स करने में हेल्प करता है, जिससे कि आप इंसेंटिव स्कीम को बना पाओगे और लेबर कॉस्ट कितनी है वो आप डिटरमाइन कर पाओगे। एग्जाम्पल, a study is conducted to find out how long a worker takes to produce a single product. Based on this, a daily target can be set. Sixth one is fatigue study. Fatigue study क्या करता है, this study determines the frequency and duration of rest intervals required to recover from fatigue. The purpose is to maintain workers efficiency, यानी कि एक वर्कर कितना रेस्ट ले रहा है और कितना देर, मतलब रेस्ट का जो इंटरवल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है वो बताएगा कि, यानी कि कितना टाइम कितनी बार ले रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका टाइम कितना है, उसका ड्यूरेशन क्या है, कितनी बार ले रहे हैं और कितनी देर के लिए ले रहा है। इसको आप स्टडी किस में करते हो, फटीग स्टडी में, यानी कि मान लो वर्कर प्रोडक्शन कर रहा है और वो थक जा रहा है, कितनी बार वो थक रहा है और कितनी देर के लिए वो फिर रिकवर होकर फिर काम कर रहा है, आपको ये स्टडी करना होगा। फैक्ट्री वर्कर्स आर गिवन शॉर्ट ब्रेक्स आफ्टर एवरी 2 hours ऑफ कंटिन्यूअस वर्क टू अवॉइड फटीग एंड मेंटेन प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो जाता है। अब लास्ट हमारी टेक्निक आती है जो कि हमारे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये होता है हमारा इंसेंटिव बेस्ड वेज सिस्टम। ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अ हायर वेज रेट टू वर्कर्स हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट एंड अ लोअर वेज रेट टू दोज हु प्रोड्यूस लेस। यानी कि मान लो हमारा टारगेट है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का हर वर्कर का, कोई वर्कर 100 की जगह 150 कर दे रहा है, तो अगर वो 150 कर रहा है तो उसको इंसेंटिव दो, उसको और थोड़ा पैसा बढ़ा के, सैलरी या वेज जो है उसको और बढ़ा के दो। अगर कोई पर्सन है 100 की जगह 50 ही बना रहा है तो उसको पैसा कम करके दो, जितना आप करोगे, जितना आप मेहनत करोगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलना चाहिए। तो ये जो हमारी टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम हमारा वही बताता है। इसका एग्जांपल आप देख लेते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट इज टू सेट 10 यूनिट्स पर डे। 10 यूनिट पर डे का स्टैंडर्ड आउटपुट है। वर्कर प्रोड्यूसिंग मोर देन 10 यूनिट, अगर आप 10 यूनिट से ज्यादा बना रहे हैं तो आपको 50 रुपए पर यूनिट का यानी 500 मिलेगा। अगर आप 10 यूनिट उससे कम बना रहे हो 10 यूनिट से तो आपको 40 रुपए पर यूनिट मिलने वाला है। तो इसी तरीके से जो हमारा चैप्टर है नंबर 2 है वो हो जाता है कंप्लीट। बट आप वीडियो बंद करो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप नोट्स को जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो। यहाँ तक इस वीडियो के साथ थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया होगा तभी देख रहे हो, तो यहाँ तक लाइक कर दो, अगर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अभी कोई डाउट है, कुछ भी सजेशन फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स ओपन है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। जय हिंद।